नमस्कार। आज की इस नई शिक्षा नीति 2020 से छात्रों को लाभ वेबिनार का आरंभ हम प्रार्थना गीत के साथ शुरू कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों का मैं आदर के साथ स्वागत करते हुए प्रार्थना गीत के साथ यह कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर, अब प्रार्थना। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बीएलडी संस्था के त्रिमूर्ति डॉक्टर पगू हलकट्टी जी, पूज्य बंतनाड़ महाशिवयोगी जी और डॉक्टर बीएम पाटिल जी के चरण वंदना करता हूँ। संस्था के बीज वपन से वटवृक्ष बनाने में इन महान हस्तियों का बड़ा योगदान रहा है। मैं प्रथमतः बीएलडी संस्था के अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय डॉक्टर एम.बी. पाटिल जी का स्वागत करता हूं। आप शिक्षा के साथ अकाल पीड़ित विजयपुर के भगीरथ हैं। कृष्णा नदी के पानी से हर गांव के खेती को हरियाली में बदलकर किसानों के जीवन में खुशियां लौटाने वाले महान योगी भी हैं। मैं डॉक्टर आर.वी. कुलकर्णी सर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुख्य प्रशासन अधिकारी के रूप में संस्था में आप सेवारत हैं। मैं प्रोफेसर एस.जी. लगड़ी सर जी का बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं, जिन्होंने आपने
इस संस्था में अपना बहुमूल्य 50 साल के सेवा दी है। प्राध्यापक से विभागाध्यक्ष से प्राचार्य, प्राचार्य जी से बीएलडी संस्था के प्रशासन अधिकारी बनकर आपने इस संस्था का गौरव बढ़ाया है। सर, आज आप हमारे वेबिनार के उद्घाटक हैं, इसीलिए आपको आदरता के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। डॉक्टर केजी पुजारी सर, प्रशासन अधिकारी विजापुर, इनको भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता एवं मुख्य अतिथि महोदय श्रद्धेय डॉक्टर राम बिंद्राय जी का आदर के साथ स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर BI करलट्टी सर जी का भी आदर के साथ मैं स्वागत करता हूं। इस वेबिनार के संचालक प्रोफेसर MC कारबारी, संयोजक न्याक, और प्रोफेसर SB कमती, संयोजक IQSC, आपको भी तहे दिल से मैं यहाँ स्वागत कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित गलगली सर जी को और फिर शिक्षा विभाग के प्राचार्य महोदय सर जी को भी मैं स्वागत करता हूं। इसी के साथ मित्र SS देसाई जी और सभी प्रतिभागियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर प्रवीण तिलवल्ली जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपके सहायता के बिना यह कार्यक्रम असंभव था। इन्हीं बातों के साथ मैं हमारे मित्र महोदय डॉक्टर देसाई जी से विनती करता हूं कि आज के जो वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर राम बिंद्राय जी का परिचय करा दे। डॉक्टर देसाई सर। सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही है। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते। शुक्र है तेरा जिसने बनाया माहौल यह प्यारा, शुक्र है तेरा जिसने बनाया माहौल यह प्यारा। प्यार से डॉक्टर सूर्यवंशी जी ने पुकारा, प्यार से डॉक्टर सूर्यवंशी जी ने पुकारा। आप सबके आने से भरा यह वेबिनार सारा। केवल कर्नाटक ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में बीएलडी संस्था का नाम भी अत्यंत आदर और सम्मान से लिया जाता है। यहाँ पर इस वेबिनार का आयोजन किया जाना अपने आप में बहुत ही अभिनंदनीय कार्यक्रम है। इस वेबिनार के स्रोत वक्ता का परिचय कराना मेरे लिए अत्यंत अभिमान की बात है, क्योंकि ये ऐसे महान हस्ताक्षर हैं जो पश्चिम बंगाल में जन्म लेते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा ग्रहण करते हैं और देवभूमि केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। आपका कैमरा ऑन रखिए सर प्लीज। देसाई सर, आपका कैमरा ऑन रखिए। इस वेबिनार के स्रोत वक्ता का परिचय कराना मेरे लिए अत्यंत अभिमान की बात है, क्योंकि ये ऐसे महान हस्ताक्षर हैं जो पश्चिम बंगाल में जन्म लेते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा ग्रहण करते हैं और देवभूमि केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ते हैं। इनका परिचय कराना सूरज को टॉर्च दिखाने के समान है। फिर भी संक्षिप्त में मैं मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। डॉक्टर राम विनोद रे जी का जन्म फरवरी 11, 1975 को पश्चिम बंगाल में हुआ। इन्होंने PhD की है जो भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने 2008 में PhD की उपाधि पाई और उन्होंने वहीं पर से MPhil किया और उसके बाद वहीं पर से MA भी किया था। तो इन्होंने नेट की परीक्षा भी पास की है और इन्होंने लगभग 10 प्रकाशन प्रकाशित किए हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। समय की पाबंदी के कारण मैं उनको पढ़ना नहीं चाहूंगा। 10 प्रकाशन उन्होंने प्रकाशित किए हैं और उसके बाद लगभग 5 पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की हैं।
जिनमें मुख्य रूप से हिंदी भाषा क्रियान्वयन, हिंदी भाषा का विकास, सामान्य भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, मध्यकालीन भारतीय साहित्य का महत्व, भारतीय और पाश्चात्य आयाम, उसके बाद भाषा संदर्भ और डॉक्टर रामविलास शर्मा, सोशल मीडिया में साहित्य का बदलता स्वरूप, इसके साथ साथ उनका बहुत ही अद्भुत शैक्षणिक अनुभव है जो दिल्ली भीमराव अंबेडकर कॉलेज में वो पढ़ा चुके हैं और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला में आज वो कार्यरत हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में पढ़ा चुके हैं, केशव महाविद्यालय कॉलेज दिल्ली में पढ़ा चुके हैं, श्यामलाल कॉलेज दिल्ली, वहां पर भी इन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया है। साथ ही साथ इनका जो पीएचडी का जो टॉपिक रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा की जातीय अवधारणा और उनकी भाषा चिंतन, उनका भाषा चिंतन, साथ साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा का भाषा चिंतन और भाषा और समाज के संदर्भ में, और लगभग मुझे लगता है कि एमए के छात्रों के लिए उन्होंने जो डिसर्टेशन दिए हैं वो कमाल के हैं। और साथ ही साथ उनका जो पीएचडी का टॉपिक है ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में पुनर्वास की समस्या, और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगोष्ठियों में स्रोत वक्ता के रूप में 35 से 40 वेबिनार में या संगोष्ठियों में उन्होंने भाग लिया है। साथ ही उनका परिचय कराना ये अपने आप में असंभव है क्योंकि 15 पेज का उनका ये बायोडाटा है, फिर भी मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा 18 से 20 वेबिनार में उन्होंने भाग लिया है स्रोत वक्ता के रूप में, और बहुत ही सुंदर अद्भुत व्याख्यान भी उन्होंने दिए हैं, और साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी उन्होंने भाग लेकर अपने मौलिक विचारों को व्यक्त किया है। और अद्भुत बात यह रही है कि उनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें 2020 में टाउ ग्लोबल ने सम्मानित किया है, और 2020 में निर्मला स्मृति साहित्यिक स्मृति, निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य रत्न सम्मान और बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द ईयर 2020 में उनको अवार्ड मिला है। और साथ ही गर्व की बात यह रही है कि वो कोरिया जैसे विकासशील देशों में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेकर के उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, भाषाओं से भी जुड़े हुए हैं, भाषा विज्ञान से भी जुड़े हुए हैं और हिंदी साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। लगातार सुंदर व्याख्यानों से, अपने मौलिक विचारों से दक्षिण भारत के अहिंदी छात्रों को वो लगातार लाभान्वित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक जीता जागता, मैं कहूं, एक लाइब्रेरी है। राम विनोद रे हमारे लिए आज एक स्रोत वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद है। बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, आप आए हैं, आपके आने से ये कार्यक्रम और भी सफल होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, शोभायमान देखो उस नारी की बिंदी, शोभायमान देखो उस नारी की बिंदी, जिस देश में हाथों पे लगती है मेहंदी। शोभायमान देखो उस नारी की बिंदी, जिस देश में हाथों पे लगती है मेहंदी। उसी देश में थी राष्ट्रभाषा की मंदी, उसी देश में थी राष्ट्रभाषा की मंदी, और उसी मंदी ने जगा दी हिंदुस्तान में हिंदी। मैं डॉक्टर सूर्यवंशी जी, प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर लगली जी, और हमारे जैसे सूर्यवंशी जी ने कहा, हमारे बबलेश्वर क्षेत्र के हमारे आदरणीय डॉक्टर एम.बी. पाटिल जी और समस्त बीएलडी के पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस महान हस्ताक्षर का परिचय मैं दे सकूं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाले समय में ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा, क्योंकि राम विनोद राय है तो सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु भाई एस.एस. देसाई सर, संगमेश्वर महाविद्यालय के
संगमेश्वर महाविद्यालय के मेरे गुरु भाई SS देसाई सर जी ने बढ़िया परिचय दिया है। अब क्या है, हमारे वेबिनार का उद्घाटन करेंगे हमारे श्रेष्ठ गुरुवर्य प्रोफेसर SS लगली सर जी। SS लगली सर जी को विनती करता हूं कि पौधे को पानी देते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। कबीर दास एक और कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं वरिष्ठ गुरुवर्य प्रोफेसर SS लगली सर का से यहाँ वृक्ष को और कमती सर जी से भी विनती है, IQAC के संयोजक, वे भी क्या है इस पौधे को पानी देकर उद्घाटन करें। मैं गलगली सर से विनती करता हूं कि सर आप भी क्या है उद्घाटन कीजिए। प्राचार्य महोदय हुसैन मियां सर जी भी से विनती है कि वृक्ष को पानी देकर उद्घाटन करें। इस नई शिक्षा नीति 2020 से छात्रों को लाभ, इस कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय प्रशासन अधिकारी प्रोफेसर SS लगली सर से विनती है कि 2 बातें कही सर। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मैं प्राध्यापक श्रीकांत लगली, प्रशासन अधिकारी BLD संस्था जमखंडी, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज के वेबिनार नई शिक्षा नीति 2020 से छात्रों का लाभ, नई शिक्षा नीति 2020 से छात्रों को लाभ, इसका उद्घाटन करते हुए, इसकी कामयाबी का आशा करते हुए सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे प्रशासन अधिकारी जी अपने शुभ आशय वचनों में इस वेबिनार का यशस्वी की बात कही है। सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और फिर वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर राम बिंद्रे जी से विनती है कि आपका वक्तव्य दे। डॉक्टर राम बिंद्रे, सहायक प्राध्यापक, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरला, शुरू कीजिए सर। आरंभ करें? हाँ, आरंभ करें सर। आपका ध्वनि सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही सर। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, स्पष्ट है सर। BLDA DEA कॉमर्स आर्ट्स और TGP साइंस कॉलेज जामखंडी द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 से छात्रों को लाभ विषय पर उपस्थित वेबिनार में अध्यक्ष डॉक्टर MB पाटिल जी, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर RV कुलकर्णी जी, श्री लगाली जी, डॉक्टर KG पुजारी जी, प्राचार्य श्री BI कालारेड्डी जी, डॉक्टर AB सूर्यवंशी जी और डॉक्टर GM मालिकुर जूनिया जी और देसाई सर। कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रतिभागी छात्र छात्रा सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है और अब कितनी शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति से छात्रों को क्या लाभ है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, नैतिक मूल्य का निर्माण करना, नैतिक मूल्यों का निर्माण करना, नैतिक आचरणों का निर्माण करना, नैतिक कार्य का निर्माण करना और नैतिक बोध का निर्माण करना।
तो दूसरी ओर इस दूसरे जो बिंदु है वो है शिक्षा का उद्देश्य छात्र को व्यवसाय और रोजगार के निर्माण में सहयोग प्रदान करना और वह ताकि वो स्वावलंबी बन सके, खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। तीसरी ओर शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि छात्र देश, राष्ट्र, विश्व और मानवता के विकास में कितनी अहम भूमिका अदा कर सकता है उसकी शिक्षा भी देना है, क्योंकि युवा मानवीय संसाधनों की सबसे बड़ी संपदा है। आज का युवा कल का भविष्य निर्माता है। उसके अंदर जकड़े बेड़ियों को तोड़ने की क्षमता रखता है। प्रकाश रूप वह दीपक है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश में परिवर्तित कर सकता है। शिक्षा युवाओं के अंदर ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिशुकाल से युवा काल तक शिक्षा शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है, जिससे चरित्र का निर्माण होता है। परिवार, समाज, राष्ट्र और राष्ट्रीयता, मानवता और मानवीयता को रक्षित करने में हमारी मदद करता है। गांधी जी कहते हैं शिक्षा धन सापेक्ष नहीं होना चाहिए। सूरज प्रकाश के लिए है, बारिश सबके लिए है, उसी तरह शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार सभी को है। सबको एक समान शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वह शहर का छात्र हो, चाहे वो गांव का छात्र। नई शिक्षा नीति सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता से युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने, जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को प्रदान और उसे बढ़ावा जाने के लिए इस बात की पुष्टि करती है। यानी नई शिक्षा नीति किस रूप में और कैसे कारगर सिद्ध होगी, इसके बारे में बात करने से पूर्व एक सिलसिले तरीके से अब तक कितनी शिक्षा नीति आई हैं और कब आई हैं, एक रेखा चित्र प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आजादी के बाद हमारे देश में सबसे पहली शिक्षा नीति आई 1960 जो कोठारी कमीशन के तहत, और वो 1968 में लागू की गई। दूसरी शिक्षा नीति 20 साल बाद 1986 में आई और उसके बाद 93 में शिक्षा नीति में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया और इसके बाद 34 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति वर्तमान सरकार के सानिध्य में आई। इस नीति का मसौदा 2019 में कस्तूरी रंजन कमेटी के द्वारा 400 पृष्ठों में तैयार किया गया था, जो बाद में 67 पृष्ठ के रूप में शिक्षा नीति हमारे सामने मौजूद है। पूर्व की नीतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी कि शिक्षा को हर बच्चा, परिवार, घर, मोहल्ला, समुदाय, समाज, जाति, वर्ग तक पहुंचाया जाए, चाहे 1960 का हो और चाहे 1986 का। 1992 में बदलाव के तहत आरटीआई अधिनियम 2009 में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसमें कहा गया कि संविधान अधिनियम 46वें संशोधन 2002 में भारत के संविधान में अंत स्थापित अनुच्छेद 21 का राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत बच्चों का अधिकार है। छात्रों की दृष्टि से 2020 की शिक्षा नीति कितना मूल्यवान है, अब मैं इस विषय पर जो बात करने से पूर्व मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने इन्हें किन किन बिंदुओं में रेखांकित किया है जो अन्य शिक्षा नीतियों से अलग होती हुई दिखाई देती। क्योंकि मेरा जो पहला बिंदु है वह है समावेशी गुणवत्ता मूलक जीवन पर्यंत शिक्षा, दूसरा है अनुसंधान परक शिक्षा, तीसरा है मानव मूल्य और नैतिकता से युक्त शिक्षा, चौथा है अधुनातन शिक्षण पद्धति, और पांचवा है विषय चयन की स्वतंत्रता, छठा है रोजगार परक शिक्षा को स्थापित करना, और सातवां है बहुस्तरीय परिवेश और निकासी के विकल्प का निर्धारण किया गया। आठवां है विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के आंतरिक परीक्षाओं में प्रवेश से संबंधित जो नई शिक्षा नीति में लाई गई है, इनमें कुछ मुख्य बिंदुओं को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह एक राष्ट्र एक शिक्षा की संकल्पना को उजागर करता है।
अब मैं बात करता हूं प्रारंभिक शिक्षा को लेकर। प्रारंभिक शिक्षा को 4 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो हम 10+2 के आधार पर हमने पढ़ाई की। अभी तक हम जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी शिक्षक हैं, हम सब 10+2 के आधार पर हमने पढ़ाई की है। नई शिक्षा नीति में इसे 4 भागों में विभाजित किया गया और ये 4 भाग है 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4। जो पहला स्टेज है वो फाउंडेशन स्टेज, दूसरा स्टेज है वो है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज और चौथा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। अब ऐसा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शैक्षिक मूल्यांकन और पैमाने पर तय किया गया है। अगर आप जापान में जाएंगे तो जो हमारे यहाँ 5+3+3+4 है, वो जापान में 6+3+3+4 की स्थिति। तो कहने का मतलब ये है कि अंतरराष्ट्रीय मानकता के आधार पर ये नई शिक्षा नीति का गठन किया गया है कि केवल हम अपने देश में शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अपने देश तक ही सीमित न रहे, हम वैश्विक स्तर पर आपको किस तरीके से हासिल करें। तो ये तो रही, ये जो मैंने आपको खांचे बताए ये है प्रारंभिक शिक्षा को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं उच्चतर शिक्षा, इसके डिटेल्स में बाद में आऊंगा। उच्चतर शिक्षा में जो स्नातक है उस स्नातकों को 4 वर्षों में 4 तरीके से विभाजित किया गया। पहला जो वर्ष होगा वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, द्वितीय वर्ष होगा वो डिप्लोमा कोर्स होगा, तृतीय वर्ष होगा वो बैचलर कोर्स होगा, चतुर्थ वर्ष होगा वो बैचलर रिसर्च को लेकर। उसके बाद स्नातक को 2 वर्ष की रखी गई है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन है, इसमें विकल्प है। कला स्नातक को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जो कला स्नातक में जो हम डिग्री हासिल करते हैं तो उसमें एक रिसर्च का जो पेपर होता है या तो वो स्नातक में करवाई जाएगी और फिर विद्या वाचस्पति में हम सीधे प्रवेश ले सकते हैं। तो ये पूरा शैक्षिक पैटर्न है जो मैंने अभी तक आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ अपने बिंदुओं पर कि समावेशी गुणवत्ता मूलक जीवन पर्यंत शिक्षा, इसका मतलब क्या है? यानी शिक्षा समान होना चाहिए पूरे देश में और गुणवत्ता मूलक होनी चाहिए और साथ ही साथ वह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, जीवन के संचालन के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन के प्रयोग में कितना हम ला रहे हैं, चाहे वो व्यवसाय के स्तर पर हो, चाहे नैतिकता के स्तर पर हो, चाहे आध्यात्मिकता के स्तर पर हो और चाहे सामाजिक स्तर पर हो या राष्ट्र के स्तर पर। तो पहला, अब मैं फिर से प्रारंभिक शिक्षा की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये समावेशी गुणवत्ता मूलक पर्यंत शिक्षा के तहत 10 और 12वीं यानी 10+2 के स्थान पर 4 भाग में विभाजित किए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो फाउंडेशन स्टेज, इसमें फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की पढ़ाई करेगा। इसके भी 2 स्टेजेस होंगे, प्री और दूसरा स्कूल, जिसमें पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। पहले हम क्या होता था कि पहले हम जब 6 साल के होते थे तो 6ठी वर्ष में हम पहली कक्षा में जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरे वर्ष में ही हम अपने फाउंडेशन स्टेज को में प्रवेश करना शुरू करेंगे। तो जो फाउंडेशन स्टेज है वो हमें क्या सिखाएगा, वो हमें किस रूप में शिक्षा प्रदान करेगा। फाउंडेशन स्टेज आंगनबाड़ी के तहत होगा। अब कि पूरे भारत में आंगनबाड़ी की अपनी भूमिका है और आंगनबाड़ी का विस्तार करना भी जरूरी है। आंगनबाड़ी किस रूप में कार्य कर रही थी पहले, इस पर हम भी बात कर लें। चूंकि 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 में बदला गया और 3 वर्ष की आयु में बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षण यानी ECCE की मजबूत बुनियाद रखेगी। यानी ECCE के तहत
इनका पूरा देख रेख होगा। चूंकि अब बात उठती है कि 6 साल में हम पहली कक्षा में जाते थे तो हमारा मस्तिष्क 85% विकसित हो चुका होता है, उसके बावजूद हम प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहते हैं। जबकि महानगर, शहर, विकसित कस्बों और बुनियादी रूप में वहाँ प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल, यूकेजी, एलकेजी के माध्यम से बच्चों को तीसरे वर्ष से ही आरंभ कर दिया जाता था। लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं था। सरकारी स्कूलों में जाने के लिए 6 वर्ष, और जो शहर में है वहाँ प्ले स्कूल में बच्चे को एडमिशन दे दिया, नर्सरी में दे दिया, वो एलकेजी, यूकेजी में पढ़ रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि तो एक बच्चा, एक गांव और कस्बे का बच्चा, वो 6 वर्ष में पहली कक्षा में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, शिक्षकों से मिलता है और स्कूल से अवगत होता है। और वहीं दूसरा जो बच्चा है वो जो शहर में रह रहा है, कस्बा में रह रहा है, वो नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल और सब में वो उसको ग्रहण कर लेता है और सब में वो शिक्षा हासिल करना शुरू कर देता है। इसी समानता को ध्यान में रखकर, यानी ये जो असमानताएं हैं और समानता दोनों के बीच जो अंतर्भेद है, इसको मिटने का कार्य इस शिक्षा नीति ने किया। कहा कि नहीं, पूरे भारत की एक शिक्षा एक नहीं होनी चाहिए, यानी सरकारी स्कूलों में भी तीसरे वर्ग से ही शिक्षा प्राप्त करने की विधि शुरू होनी चाहिए। 2020 की शिक्षा नीति ने सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तामूलक प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रावधान, इसके उन्होंने ECCE में निवेश से इसकी पहुंच सभी बच्चों में हो सकती है, जिससे सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने में समान अवसर मिल सकता है। और ये अंक 1.1 में उन्होंने कहा, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समतामूलक शिक्षा का अधिकार का प्रावधान रखा गया। और ये मिशन लगभग 2030 तक पूरा करने की घोषणा की गई है, कि संभावनाएं रखी गई कि 2030 तक इसे पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में आंगनबाड़ी की भूमिका अहम है, लेकिन आंगनबाड़ी की भूमिका अहम होने से कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा है और उसकी जो स्थापना हुई थी वो बच्चों के भूख और कुपोषण को निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के रूप में भाग लिया गया था, जो 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। आंगनबाड़ी का मतलब है आंगन आश्रय, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, जांच और टीका। वर्तमान में ये योजना हर गांव, हर कस्बा, शहर में चलाई जाए, लेकिन कई राज्यों में आंगनबाड़ी प्ले स्कूल जैसा दिखता है, कई आकृति बनी हुई है, चित्रकारी की गई है, कुछ खेल खिलौने रखे गए हैं, प्ले स्कूल जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो असल में प्ले स्कूल है नहीं। और आंगनबाड़ी का जो क्षेत्रफल देखें तो 800 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है, 800 स्क्वायर फुट से ज्यादा नहीं है, उसका क्षेत्रफल बहुत ही सीमित है, यानी उसमें विस्तार करना होगा। और जो वहाँ आंगनबाड़ी पर जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत अधिक प्रशिक्षित नहीं है। तो नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी में बच्चों को खेल, संगीत, भ्रमण, स्थानीय पर्यटन स्थलों और अपने से सीनियर बच्चों जैसे प्रिपरेटरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ मेल मिलाप और आदि में सहयोग करें, यानी आंगनबाड़ी का विस्तार होगा। आंगनबाड़ी से 3 साल के बच्चों से प्रवेश, और ये एक मुझे लगता है कि गुणवत्तामूलक जो शिक्षा का अधिकार है, इस अधिकार के लिए एक सरकार की एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। और इसके पीछे क्या, अगर 3 साल में बच्चा यहाँ आता है आंगनबाड़ी में, तो किस तरीके की प्रगति होगी बच्चों में, मानसिक स्तर में वृद्धि होगी, वस्तु पदार्थ प्रकृति संसाधनों से परिचय प्राप्त होगा, सीनियर छात्रों यानी जो उससे बड़े छात्र हैं उनसे मेल मिलाप होगा, उनकी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। दूसरी तरफ अब मैं बात करता हूँ प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज का जो वर्ष है वो 8 वर्ष से 11 वर्ष का समय रखा गया, यानी तीसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक।
इसमें खेलकूद के माध्यम से, खोज गतिविधि के माध्यम से, पढ़ने लिखने और बोलने और शारीरिक शिक्षा का एक हल्केपन तरीके से अभ्यास करवाया जाएगा और पूरी की पूरी जो शिक्षण पद्धति है ये संवादात्मक शैली में हो, यानी संवाद करने की गति यहाँ शुरू हो जाए। तो दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ मिडिल स्टेज जो 11 वर्ष से 14 वर्ष के बीच, और ये कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं वर्ष यहाँ से शुरू हो गई असली शिक्षा, यानी गुणवत्ता मूलक क्रियान्वयन मूलक शिक्षण पद्धति। यानी यहाँ से कार्य विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान, व्यवसाय, मानविकी से संबंधित शिक्षण दिया जाए, यानी शिक्षण का कार्य। यानी यहाँ बच्चों को आसपास के क्षेत्रों से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कुटीर उद्योग, कुटीर संस्थाएं, उनसे शिक्षा भी ग्रहण करवाया जाए। यानी समय अवधि 10 दिन दिया जाएगा और छुट्टियों के दिनों में ये कार्य करवाए जाएंगे। बस्ता रहित यानी इंटेंसिव की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ से शुरू होगी, यानी 6ठी कक्षा से। हम तो जब इंसेंटिव की बात करते हैं, मैं मीडिया पढ़ाता था तो बच्चे ग्रेजुएशन में जाते थे इंसेंटिव करने के लिए, यानी ग्रेजुएशन में मीडिया पढ़ने के बाद वो इंसेंटिव ले जाएंगे, उसके बाद उनको नौकरी मिलेगी, ये उसके बाद मीडिया संस्थानों द्वारा इंटरव्यू का और फिर उनको नौकरी प्राप्त होंगी, ये कार्य मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा है कि बच्चे स्वतः 6ठी कक्षा में ही आरंभ करना शुरू कर देंगे इस कार्य को। कहने का मतलब है ये 6ठी लेकर 12वीं तक का समय है, इस ये जो समय है ये प्रायोगिक शिक्षण पद्धति के रूप में उजागर किया गया। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग गुरुकुल में साथ पहले हुआ करती थी, तो गुरुकुल में हम लोगों को प्रायोगिक शिक्षा दी जाती थी, यानी हमें जंगलों में ले जाया जाता था, पत्तों की विशेषताओं को बताया जाता था, पेड़ों की विशेषताओं को बताया जाता था, फलों से वृक्ष कैसे निकल रहे हैं उसके बारे में बताया जाता था, पक्षियों के बारे में बताया जाता, उन ध्वनियों के बारे में बताया जाता था, मिट्टी की क्वालिटी के बारे में बताया जाता था। यानी प्रैक्टिकल ज्यादा था, क्रियान्वयन का तत्व ज्यादा था। इसलिए 6 से 8 कक्षा तक बस्ता रहित पीरियड ये एक सराहनीय कदम है, मुझे ऐसा लगता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी कोर्स करवाए जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से कोर्स करवाए जाएंगे जो छुट्टियों में करवाएंगे, जैसे हस्तकला, पर्यटन स्थल का, किसी स्थान का महत्व, शिल्प कला, शिल्पकारों से मिलना आदि गतिविधियां इसी 6ठी से 8वीं कक्षा के बीच शुरू हो जाएगा। यानी बच्चे की जब उम्र होगी 11 वर्ष से 14 वर्ष की। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे और ये 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक ये पढ़ेंगे और इनका जो विषय होगा वो बहुविषयक शिक्षण शास्त्रीय शैली में। यानी इससे पहले जब हम मिडिल स्टेज में थे तो शास्त्रीय पद्धतियों में नहीं। मुझे एक याद आता है 3 इडियट फिल्म का, वो एक डायलॉग याद आता है जब आमिर खान से पूछा जाता है कि व्हाट इज मशीन, तो आमिर खान कहता है सीधे सरल शब्दों में, जो मनुष्य के कार्य को आसान करे। गर्मी लग रही है, फैन चलाया, मशीन है। अपने मित्रों, दूर दराज मित्रों में से बैठे हुए बात करना है, फोन से बात किया, मशीन है। यानी सुई से लेकर पैंट के जिप तक हर चीज मशीन है। वही शिक्षक पूछता है कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन में फिर लाई जाती है कि डेफिनेशन वो कहते हैं कि दूसरे बच्चे फिर कहते हैं कि डेफिनेशन व्हाट इज मशीन, डिफाइन मशीन आर इनफॉर्मेशन दे आर कनेक्ट द मोशंस बाय एक लंबी सी प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो यानी ये शास्त्रीय पद्धति है जो हम सेकेंडरी स्टेज में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमें व्यवहारिक पद्धति को देखना है।
यानी हम जो देख रहे हैं, हम ट्यूबलाइट देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं, हमारे यहाँ की धन संपदाएं देख रहे हैं और वास्तुशिल्प देख रहे हैं, मिट्टी बनाते हुए घर को देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें ग्रहण करनी है, जो छठी से 8वीं कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मैं इसलिए आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं क्योंकि छठी से जो 8वीं कक्षा है, इस पीरियड में जो बच्चा सही रूप में क्रियान्वयन से युक्त शिक्षण को हासिल करेगा, उसके बाद सैद्धांतिकी की ओर बढ़ेगा, यानी शास्त्रीय शैली की ओर आता है। यानी उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। बारिश हो रही है, बारिश देख रहे हैं, बादल है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे। बारिश क्यों हो रही है, साइक्लोन कैसे आता है, फूड चेन क्या है, रिसोर्सेज क्या होती हैं। तो ये इन बारे में हम साइंटिफिक तरीके से हम सेकेंडरी स्टेज में हासिल करेंगे, यानी विषय की गहराई और आलोचनात्मक सोच जो जीवन की आकांक्षाओं पर आधारित होगा। ये हमारा मूल उद्देश्य सेकेंडरी स्टेज का है, जो 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, यानी बहुविषयक शिक्षण शास्त्रीय शैली में पढ़ाई जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों, उच्च शिक्षा के बारे में। उच्च शिक्षा में स्नातक, क्योंकि 12वीं के बाद हम स्नातक करने की प्रक्रिया में रहते हैं, और स्नातक को 4 साल में विभाजित कर दिया है। प्रथम वर्ष के लिए सर्टिफिकेट कोर्स, द्वितीय वर्ष के लिए डिप्लोमा कोर्स है, तृतीय वर्ष के लिए बैचलर और चतुर्थ वर्ष के लिए बैचलर विद रिसर्च। ये 4 साल क्यों किया गया? ये 4 साल के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर कोई बच्चा प्रथम वर्ष करके छोड़कर चला जाता है तो उसे दूसरे वर्ष 4 साल बाद वो वापस आता तो दूसरे वर्ष वो डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। अगर किसी कोर्स के लिए उसे डिप्लोमा की सर्टिफिकेट चाहिए तो वो सीधे 2 साल का कोर्स करके डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लेकर रोजगार हासिल कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है और बैचलर की डिग्री ही महत्वपूर्ण है तो बैचलर डिग्री की कोर्स सर्टिफिकेट हासिल करके वो ले जा सकता है। यानी कहने का मतलब है चॉइस है कि हमें सर्टिफिकेट लेना है, डिप्लोमा लेना है, बैचलर लेना है, और आगे की अगर पढ़ाई करनी है तो बैचलर विद रिसर्च के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है एक तरीके की स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता जो समय को बर्बाद न करे। अमूमन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे घर से बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, और इन समस्याओं से उन उलझनों से निपटते उन्हें शिक्षा सही रूप प्राप्त नहीं पाती। प्रतिवर्ष वक्त हैं, द्वितीय वर्ष में उसे छोड़कर जाना पड़ता है, फिर दोबारा जब आता है तो फिर से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी होता है कि उन्हें ये सर्टिफिकेट देना होता है कि इतने साल तक आपने किया। कोर्ट में जाता है, वो पेपर बनाता है कि मैंने ये कार्य किया, फिर जाकर से एडमिशन मिल पाता है। तो ये सारी चीजें जो है इनको ध्यान में रखकर स्नातक की 4 वर्ष की पढ़ाई को शुरू किया गया। यानी जिसे जहां जैसी जरूरत हो उस रूप में वो डिग्री यानी पाठ्यक्रम को करके डिग्री हासिल कर सकता है, चाहे वो बैचलर के रूप में हो, डिप्लोमा के रूप में हो, सर्टिफिकेट के रूप में हो, या बैचलर विद रिसर्च के रूप में। Simple average profit, and the same simple average profit we have to go for using, or we have to go for applying for. इसके बाद मैं बात करता हूँ स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर में कौन सी पाठ्यक्रम है, लेकिन 2 वर्ष के साथ साथ ऑब्लिक 1 वर्ष का भी। यानी बच्चा चाहे तो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम कर सकता है, बच्चा चाहे तो 1 वर्ष का पाठ्यक्रम कर सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने डिग्री का कोर्स और उसके बाद वो चले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, प्रतियोगिताओं को हासिल करने के लिए, तो प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में बैठने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वो दोबारा अगर आता है कि मुझे मास्टर्स करना है तो ऐसे
रिसर्च विद की जरूरत नहीं है, सीधा 2 वर्ष का मास्टर। सुनील ताटे जी नोट कीजिए। सुनील ताटे प्लीज कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हाँ, तो वो फिर दोबारा आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर में रखा गया और उसके बाद कला स्नातक को समाप्त कर दिए गए। यानी 2 वर्ष आप स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रम को हासिल करने के बाद आप सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, या आपने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया है ग्रेजुएशन में, तो आपको कला स्नातक की करने की जरूरत नहीं। कला स्नातकोत्तर 1 वर्ष करने के बाद आप पीएचडी हासिल कर सकते हैं। यानी सीधे सीधे तरीके से देखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है, छात्रों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखा है। ये छात्र के लिए बहुत उपयोगी है। उसे कब किस रूप में इस पाठ्यक्रम को हासिल करना है उन्हें मालूम होना चाहिए, और ये तहत रखा गया। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा का मूल्य क्या है। उच्चतर शिक्षा ज्ञान निर्माण की अवधारणा और नवाचार अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यानी मनुष्य के साथ सामाजिक कल्याण के विकास के साथ लोकतांत्रिकीकरण, न्यायपूर्ण सामाजिक रूप से सचेत होने की प्रक्रिया, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का भाव, आजीविका को स्थायी देने का आदि को केंद्र में रखा है उच्च शिक्षा ने। ये एक नया भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य अच्छे चिंतन का निर्माण करना, बहुमुखी प्रतिभा वाली रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना, संवैधानिक मूल्यों और बौद्धिक जिज्ञासा को तैयार करना, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक सेवा की भावना को सामने रखना है, और इसके साथ साथ व्यवसायिक और तकनीकी आदि विषयों की क्षमताओं को भी बढ़ाना है। उच्च शिक्षा इस चीज की महत्ता रखता है। मेरे कहने का मतलब है कि एक तारतम्यता है जो प्राथमिक शिक्षा पद्धति है और जो उच्चतर शिक्षण पद्धति है। इसमें मैंने देखा है कि प्रारंभिक शिक्षण पद्धति में छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस स्टेज में छात्र स्वतः को तैयार करते हैं, लेकिन उच्चतर शिक्षा में वो समाज कल्याण, देश, राष्ट्र, अनुसंधान आदि सोच, चिंता आदि को उजागर करता है। यानी उच्चतर शिक्षा का मूल उद्देश्य है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए, विश्व के लिए। ये बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने इस नीति के तहत अनुसंधान के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के तहत अंतर अनुशासनिक अनुसंधान को महत्व दिया गया, जो 10.3 अंक कहा गया। इसी के साथ बहुविषयक संस्थानों की भी स्थापना होगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये चाहता है कि मुझे रिसर्च करना है, तो रिसर्च की इंस्टीट्यूट हो जाएगा। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं, मुझे केवल डिग्री हासिल करनी है और मुझे पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता में भाग लेना है और आईएएस आईपीएस बनना है, बस यूपीएससी में लेना है, यूपीपीसीएस में लेना है और आईएएस पीएस बनना है, तो शिक्षक गहन विद्यालय है या डिग्री प्रदान करने वाला विद्यालय। यानी इस 3 तरीके से विभाजित किया है: शोध गहन विश्वविद्यालय, शिक्षक गहन विश्वविद्यालय और डिग्री प्रदान करने वाला विद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय। यानी 3 तरीके के विश्वविद्यालय होंगे। इसमें भी है, यानी मुझे क्या करना है, मुझे रिसर्च करना है तो मैं शोध गहन विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ूंगा। मुझे अगर शिक्षक बनना है तो शिक्षक गहन विश्वविद्यालय की ओर बढ़ूंगा। अगर मुझे डिग्री प्रदान करनी है, कॉम्पिटिटिव आईएएस आईपीएस क्लर्क और अन्य संस्थानों में जाना है, तो मुझे डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय में जाना होगा या विश्वविद्यालय में जाना होगा। यानी ये प्रक्रिया, ये जो एक ऑप्शंस दिया गया है, ये ऑप्शंस मुझे लगता है कि पहले स्थितियों में नहीं थे, जो अब इस शिक्षण नीति में आई है, जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे आगे करना क्या है, और ये 6ठी कक्षा से आरंभ शुरू हो जाता है। ये 6ठी कक्षा में, फिर पूर्व में जा रहा हूं कि 6ठी कक्षा से ही आरंभ हो सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, और 6ठी से लेकर 12वीं तक छात्रों को इतना निर्मित कर दिया जाएगा कि वह स्वतः कर सके। के अलावा भविष्य संस्थान भी तैयार करने की पहल की गई है। 2030 तक
हर जिले में बहुविषयक संस्थान होंगे। उसका उद्देश्य क्या होगा? सार्वजनिक निजी का विकास। इसके निर्देश किस रूप में होगा? कि स्थानीय भाषा और भारतीय भाषा में यहाँ शिक्षण दिया जाएगा। इसके पीछे क्या है? जो अनुपात है शिक्षा ग्रहण करने की, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, अभिभावकों के पास पैसे नहीं होते हैं, अपने बच्चों को शहर भेजने के पैसे नहीं होते, पढ़ा नहीं सकते। तो इसीलिए ये प्रावधान भी रखा गया है कि हर जिले में एक जहां बच्चा पढ़ सके। अब तक शिक्षण का जो प्रतिशत है वो 2018 के आंकड़ों के अनुसार 26.3 है और 2035 तक सरकार ने ये संभावना जताई है कि 50% कम से कम होना चाहिए। इसके माध्यम से IIT, IIM में के छात्र में भी ह्यूमैनिटीज पढ़ सकते हैं। हम लोग पहले IIT देखने के लिए तरस जाते थे, IIM देखने के लिए तरस जाते थे। मैं IIT घूमने के लिए गया था, IIT देखने के लिए गया था कि IIT होता कैसा है, क्योंकि वहां बहुत ही प्रबुद्ध लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हमें भी उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा। यानी एक आम छात्र IIT, IIM में ह्यूमैनिटीज के विषय को लेकर पढ़ सकता है। अभी तक लगभग IIT में दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास में ह्यूमैनिटीज के और सोशल साइंस के विषय पढ़ाए जाते हैं। लगभग नहीं है, IIT खड़गपुर में नहीं है, IIT रुड़की में नहीं है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमें देखनी होगी कि हमें इस शिक्षा नीति ने कितनी स्वतंत्रता दी है। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो विषय है वो मैंने बिंदु में विवादित किया है, बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी के कई विकल्प, जो मैंने पीछे भी बताया। बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी के कई विकल्प है, इस छात्रों को लाभ है। यानी स्नातक पाठ्यक्रम में 3 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष हमारे भारतीय छात्रों को अतिरिक्त तय करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसे शिक्षण संस्थाओं से हैं जहां दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, JNU, DU, हैदराबाद, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां शिक्षकों के जो अभिभावक हैं और उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में करते हैं, और उनको मैंने सुना है कहते हुए कि 1 वर्ष अतिरिक्त पढ़ाई करनी पड़ रही है, जबकि 1 वर्ष के लिए जो खर्च आता है वो खर्च लगभग 15 से 20 लाख रुपए। यानी एक अभिभावक को अपने बच्चे को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पैमाने पर पढ़ाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उससे ये नीति केवल छात्रों के ही लिए जितनी उपयोगी है, उतना ही अभिभावकों के लिए भी। तो दूसरा बिंदु मैंने देखा, जो 4 साल प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और मतलब कहने का मतलब है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स और डिग्री विद रिसर्च, इसमें छात्र अपने पढ़ाई को किसी भी समय रोक कर जा सकता है। अगर वो डिप्लोमा कोर्स करता है तो डिप्लोमा की सर्टिफिकेट लेकर जाएगा, अगर वो डिग्री कोर्स करता है तो डिग्री की सर्टिफिकेट लेकर जाएगा, अगर वो डिग्री विद रिसर्च करता है तो डिग्री विद रिसर्च का सर्टिफिकेट लेकर जाएगा। लेकिन बीच में जो छोड़ कर जाएगा तो उसका साल बर्बाद नहीं होगा। यानी जितना समय वो पढ़ रहा होगा उस विश्वविद्यालय में, उतने वर्ष का मानक, उसके मानकता का जो अंक है वो उसके पास मौजूद होगा, वो है डिजिटल के। इसका मतलब है कि यदि छात्र चाहे की पढ़ाई पूरा करना बाद में 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, तो वो पूरा कर सकता है। और जहां छोड़ा गया था, यानी अगर डिग्री में छोड़ दिया या डिप्लोमा में छोड़ दिया और फिर से ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो वो फिर से डिप्लोमा के बाद सर्टिफिकेट कोर्स में आ जाएगा, एडमिशन लेगा,
और जो डिप्लोमा में उसने अंक प्राप्त किए थे वही अंक आगे बढ़ते चले जाएंगे, इंक्लूड होते जाएंगे। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति ने अकादमिक क्रेडिट बैंकिंग की व्यवस्था की है। ये अकादमिक क्रेडिट बैंक की व्यवस्था की है जो डिजिटल रूप में आपके पास संकलित होंगे। यानी बच्चा अगर पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहा है, पैसे नहीं है, एडमिशन नहीं कर पा रहा है, कुछ इस तरीके की समस्याएं अगर आ गई हैं और उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, 5 साल बाद वो फिर दोबारा अपनी स्थिति को सुधार लेता है, फिर से आता है, एडमिशन लेता है, तो अकादमिक क्रेडिट बैंक में जो उसे अंक प्राप्त किए वह अंक क्रेडिट के रूप में फिर से आगे बढ़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे उस कोर्स के साथ। यानी कहने का मतलब है कि वर्ष एक भी बर्बाद नहीं हुआ, एक भी क्षण बर्बाद नहीं। ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। द्वितीय सेकंड ईयर में छोड़कर चले गए, पहला साल का बर्बाद हो गया, 1 साल बर्बाद हो गया। 2 साल 3 साल की डिग्री ऑनर्स में एडमिशन लिया तो 2 साल किया तो कोर्स मिला, दोबारा पासपोर्ट डिग्री लेने के बाद दोबारा ऑनर्स करना चाहेगा तो स्थिति है। छात्रों को 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम को पूरा किया है तो 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को भी पूरा करना। अगर मान लीजिए आगे स्नातक की पढ़ाई करने के बाद अगर वो आगे बढ़ना चाहता है और रिसर्च पर काम करना चाहता है और 5 साल बाद वो आ रहा है, क्योंकि रिसर्च विद डिग्री उसने हासिल नहीं की, उसने केवल बैचलर की डिग्री हासिल की, तो रिसर्च ना होने के कारण डायरेक्ट स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है और उस समय स्नातकोत्तर 2 वर्षीय होंगे, क्योंकि उन्होंने 3 वर्ष स्नातक में गवाई है, स्नातक में लगाया है और 2 वर्ष स्नातकोत्तर में। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 5 साल ही लगाने, जो पुराने तरीके से ठीक है। अन्यथा अगर स्नातकोत्तर 1 वर्ष का करना है तो छात्र को स्नातक की पढ़ाई रिसर्च विद बैचलर डिग्री हासिल करनी। इसके साथ ही साथ एक बदलाव और किया गया है कि कला स्नातक यानी एमफिल को बंद कर दिया है। एमफिल पहले से बंद हो गई, सीधे पीएचडी में विद्या वाचस्पति में दाखिला ले सकता है बच्चा, इसका प्रावधान रखा गया है इस शिक्षा में। हम लोग आए थे तो हमें एमफिल करना पड़ा था, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन हुआ था, क्योंकि एमएम में कोई रिसर्च का कुछ मैथोलॉजी था ही, रिसर्च मैथोलॉजी को हमने एमफिल में पढ़ा, फिर पीएचडी में एडमिशन लिया। तो लगभग कोर्स 1.5 साल का होता है तो हमें 2 साल लग जाते हैं, लगभग 1.5 साल का होता है 2 साल लग जाते हैं एमफिल में। तो ये जो 2 साल है कहीं ना कहीं बचाया गया है छात्रों के लिए। अब बात करते हैं दूसरा जो लाभ है वो है विषय चयन की स्वतंत्रता से छात्रों को। यानी विषय चयन कैसे करेंगे, विषय चयन किस रूप में होगा, इसे अनुक्रमा 4.2 में लिखा गया है कि यदि किसी बच्चे को इच्छा हो कि वो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक और किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11 और 12 के अन्य कोर्स का चुनाव करने, तो वो कर सकता है। यानी पहले ये होता था आर्ट, साइंस और कॉमर्स, और ये भी कब होता था जब कुछ विषय तो ऐसे होते थे जो शिक्षक और प्रशासन द्वारा निर्धारित होते थे, यानी हमें वही लेना है अभी हमारे एडमिशन मिलेगा, अगर हम उस विषय को नहीं लेंगे तो हमारा एडमिशन ही नहीं होगा, हमारा दाखिला होगा ही नहीं। मुझे याद अच्छी तरीके से मेरा ऑप्शन था, मैं चाहता था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था, मैंने इकोनॉमिक्स इरविन क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन भी लिए, लेकिन वहां जो ऑप्शंस था इकोनॉमिक्स के साथ वो मैथ्स का था, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे इकोनॉमिक्स छोड़ना पड़ा। जब मैंने भूगोल लेने का प्रयास किया तो भूगोल के साथ कुछ ऐसे विषय जोड़ दिए गए जो मेरे लायक नहीं थे। तो अंततः कहने का तात्पर्य है कि आप किस विषय को ले रहे हैं,
उस विषय के साथ साथ कौन सा विषय कॉम्बिनेशन में है। अगर मान लीजिए वो नहीं मिल पाता तो आप नहीं लेना चाहेंगे विषय। इस नीति के तहत विद्यार्थी को विषय चयन की स्वतंत्रता होगी। चयन हेतु चाहे छात्र या अभिभावक की भूमिका को नकारा नहीं जाएगा। अब छात्र की रुचि कैसे बढ़े, छात्र को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये विषय मेरे लिए अच्छा है, ये विषय खराब। बहुत बार ऐसा भी होता है कि छात्र गलत निर्णय भी ले लेते हैं और बच्चे गलत निर्णय भी ले लेते हैं, विषय तो ले लेते हैं भारी भरकम बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ तीसरी दुनिया की संकल्पनाएं चलती है, यानी मानसिकता हमारी तीसरी दुनिया की। एगल्टन टेरी एकदम ठीक कहते हैं कि तीसरी दुनिया की मानसिकता है। सोच हमारी वही है, व्यवस्था बदल गई, सोच वही है। यानी कहने का मतलब है हमने कार्य को अब व्यक्तित्व जोड़ना ही नहीं कि कार्य को स्टेजेस में बांट दिया गया कि काम अच्छा नहीं है, इस काम नहीं करना है, काम छोटे लोग करते हैं, ये काम बड़े लोग करते हैं, ऐसा नहीं। अब क्या है, सभी को सारे काम करने हैं। यानी छात्रों को कौशल और मूल्यों की पहचान करवाना अत्यंत आवश्यक है और इसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों की भूमिका होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके अंदर सौम्यता सहृदयता नहीं है, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, कहने का मतलब है यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मैं मूर्ख कहला रहा हूं। कारण ये है क्योंकि मेरे अंदर सौम्यता सहृदयता नहीं है। यानी कोर्स में इस तरीके का पाठ्यक्रम को अनिवार्य के रूप में किया था, लेकिन कोर्स का चुनाव बच्चे स्वतः करेंगे और उस चुनाव के लिए जो रुचि पैदा करनी होगी वो रुचि कौन पैदा करेगा? शिक्षक और अभिभावक। और उन विकल्पों में लचीलापन होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे विषय चयन नहीं कर पाते और विषय चयन करने में घबराते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है विषय चयन तो कर लेते हैं, उसे लगता है कि ये विषय मैं साइंस पढ़ रहा हूं यानी ग्रेट, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं यानी ग्रेट, मैं आईआईटी में एडमिशन ले लिया यानी ग्रेट। ये एक जो आकृति बनी हुई है, उस आकृति को हमें समाप्त करना है और उसे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी नए और रोचक कोर्स विकल्प के रूप में दिए जाएंगे सबको। अगर छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय को चयन कर भी लेता है और विषय पर वो अपना अधिकार हासिल नहीं कर पाता कुछ समय बाद, तो ऐसा नहीं है कि विषय को वो छोड़कर चला जाए, नहीं, उस विषय में भी ऑप्शन है, उस विषय में भी विकल्प है। यानी उस विषय को एक बार मेजर के रूप में ले सकता है या माइनर के रूप में ले सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विषय को मेजर विषय के रूप में या माइनर विषय के रूप में, यानी मेजर सब्जेक्ट हो और माइनर सब्जेक्ट हो। अगर मान लीजिए दखल ज्यादा है तो मेजर के रूप में ले लिया विषय को, अगर दखल ज्यादा नहीं है तो माइनर के ले लिया। तो उसमें पाठ्यक्रम भी अलग होंगे, परीक्षाएं भी अलग तरीके से होंगी। यानी एक सरल पाठ्यक्रम होगा, सरल तरीके से परीक्षाएं ली जाएंगी और विषय को आपको इतनी गंभीरता नहीं दी जाएगी। यानी अगर हम विषय चयन करते हैं तो उसमें भी ऑप्शन है। पाठ्यक्रम में लचीलापन होगा। कैसा होगा? संचार के माध्यम से होगा, चर्चा के माध्यम से होगा, बहस होगा, अनुसंधान, क्रॉस डिसिप्लिनरी। आजकल बच्चे क्रॉस डिसिप्लिनरी करना नहीं चाहते, यानी इंटरडिसिप्लिनरी वर्क ही नहीं करना चाहते। अगर भाषा को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए, या मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और अगर मान लीजिए हिंदी का शिक्षक भी हूं और मैंने प्रेमचंद के गोदान को भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर भारतीय दृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। यानी उस भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि की उस दयनीय स्थिति को भी उजागर कर सकते हैं, उसे सुधारा कैसे जा सकता है उसके बारे में हासिल कर सकते हैं। यानी एक डिसिप्लिनरी डिस्कोर्स होना बहुत जरूरी है और ये नई शिक्षा नीति इस सोच को बढ़ावा देता है।
रुचिगत विषय के साथ साथ इंटेंसिव, अब मैं बार बार कह रहा हूं, छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के बीच 12वीं तक ये इंटेंसिव की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं से हमने व्यवसाय, उद्योग, कलाकार, शिल्पकार शुरू करना पड़ेगा। यानी पहले मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा पीरियड होता था, एक HPW का पीरियड ऑफ CCA, को करिकुलर एक्टिविटीज। HPW में हमें क्या सिखाया जाता था? चौक बनाना कैसे, बुक बाइंडिंग कैसे करनी है, लड़कियों को सिखाया जाता है कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें सिखाते थे। लेकिन 4 दीवार के अंदर वो बच्चे काम करते थे, बाकी बच्चे खड़े होकर मुखदर्शी होते थे, नहीं करते। ये काम कौन करेगा? ये तो बहुत छोटा काम है। नहीं, कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। यानी कि आप बच्चे को उस 4 दीवारी से निकलकर बाहर उन संस्थानों में जाना होगा, उन कारीगरों के पास जाना होगा जहां से वो इंटेंसिव कर लाएंगे, और हर कला में ये इंटेंसिव लागू की जाएगी। और ये होना चाहिए, चाहे वो कुटीर उद्योग से संबंधित हो, वास्तुशिल्प से संबंधित हो, कारीगरी से संबंधित हो। मैं मान चलता हूं, अगर लकड़ी का काम हम जान रहे हैं और लकड़ी के काम को फर्नीचर बनाने में उपयोग करते हैं, जैसे आजकल शहरों में बहुत छोटे छोटे स्पेस होते हैं और अपना मस्तिष्क लगाते हैं, अनुसंधान उसमें भी हो सकता है। छोटे छोटे स्पेस होते हैं, वहां सोफा बेड नाम का तैयार किया जाता है। आजकल आपने देखते होंगे टीवी में भी बहुत छोटे छोटे किस तरीके से बेड रखा गया है, किस तरह से टेबल को उसी में लगा दिया गया है। तो ये एक नई क्रिएटिविटी तब आएंगे जब आप छठी कक्षा से उस उद्योग, उस कार्य से जुड़ेंगे इंटेंसिव की तरह से। ये स्थानीय व्यवसाय, उद्योग, चाहे जड़ी बूटियों के निर्माण से लेकर हो, चाहे पेपरों प्रयोग से लेकर हो। आजकल मुझे याद आता है कि हम ट्रेन में जाते थे, बीच में ऐसा हुआ था, ट्रेन में जाते हैं तो राजधानी में कुल्हड़ के बहुत सारे और डिस्कनेक्ट से रहो, नेटवर्क होत रहो। कैसे है, उसे सुरक्षित कैसे रखना है, क्यों ध्यान केंद्रित आता है हमारा ये। तीसरी आगे जो मैं बिंदु पर बात करूंगा वो है शिक्षा का तकनीकीकरण से छात्रों को क्या लाभ है। कोरोना का समय चल रहा है, विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो गए बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास चल रहा है। एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लग रही हैं, तो दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित आदि जैसे पेशेवरों की जरूरत पड़ेगी और मांग बढ़ेगी, जो विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी, विविध विषयों की योग्यता रखते हो उनको नौकरी मिलेगा। इसके लिए सरकार ने द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग रखा है, दीक्षा, इसका प्रावधान रखा है। अभी हाल फिलहाल मुझे याद है कि 8 अक्टूबर 2020, अभी 8 अक्टूबर 2020 को दीक्षा ने 7वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के लिए मैथ्स का वर्कशीट तैयार किया।
और वो केवल ऑनलाइन है बल्कि व्हाट्सएप में भी है। गूगल में सर्च करेंगे आप मिलेगा। यानी एनसीईआरटी काम कर रही है ऑनलाइन तरीके से, यानी केवल हम ऑफलाइन काम ही नहीं ऑनलाइन पर भी, क्योंकि आने वाला जो समय है प्रतियोगिताएं ऑनलाइन होगी। अरे जो प्रतिभागी हैं वो सबको मालूम है कि ऑनलाइन आज हम जो जुड़े हुए हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से, यानी इसके लिए टेक्नोलॉजी भी हमें तैयार करना हो। तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रम तैयार किया गया NPTEL। तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम, शिक्षण परियोजना, दाखिला मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग लिए किया जाना अनिवार्य हो जाए। अभी कोरोना काल है और इस कोरोना काल में पूरा का पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। शिक्षण पद्धति रोक दी गई थी। व्यापार, उद्योग, धंधे से संबंधित निकायों का आदान प्रदान सब ठप पड़ गया था, लेकिन डिजिटल ने उन सब को फिर से खड़े होने का मौका दिया। तो इसलिए डिजिटल से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इस शिक्षा नीति ने डिजिटल को भी अहम महत्व दिया। हाँ, ये अलग बात है कि तकनीकी से संबंधित अनेक चुनौतियां हैं, हो सकती है, उससे निपटना होगा। होगा। सबसे पहली समस्या तो यह है कि छात्रों के पास तकनीक से संबंधित जो संसाधन है उसी की नहीं, वो कमी है। ना बच्चों के पास लैपटॉप है, ना टैबलेट है। अभी मुझे याद आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस तरीके के संसाधनों की कमी को रोकने के लिए 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी महाविद्यालयों, लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय में 72 महाविद्यालय है, और 72 के 72 महाविद्यालयों में लैपटॉप छात्रों शिक्षकों के लिए लाइब्रेरी में खरीदवाया गया। यानी जिस तरीके से लाइब्रेरी में हम किताब शुरू करवाते हैं और पढ़ने के लिए ले जाते हैं, ठीक उस समय ठीक उसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों में लैपटॉप दिए जाते हैं छात्रों को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपलब्ध करवाई गई। तो नई शिक्षा नीति ने अभी तो केवल टैबलेट देने की बात कही है नई शिक्षा नीति में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लैपटॉप भी होना बहुत जरूरी है। टैबलेट, लैपटॉप का प्रयोग किया जाना चाहिए और उसे लाइब्रेरी में किताबों की भांति उसे इशू किया जाना चाहिए। छात्र बच्चे उनका प्रयोग कर सके प्रांगण में रहकर, जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्रांगण में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आ गए हैं जो सामने छात्र ग्रहण नहीं कर सकते, ऑनलाइन तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मूक है, ई-कंटेंट है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, दिव्यांग सॉफ्टवेयर है, वर्चुअल लैब्स है, आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आदि तरीके से अगर आप लैपटॉप मौजूद है और महाविद्यालय को मुहैया करवा रहा है तो आप बहुत सारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और इसीलिए 2.6 में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा ताकि शिक्षक और छात्रों के बीच एक ब्रिज का कार्य कर सके। वर्चुअल लैब की सुविधा होगी, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा देने की सुविधा होंगी। सभी छात्रों जो को लैपटॉप दिए जाएंगे, वो लैपटॉप कैसे होंगे? पहले से लोड की हुई सामग्री, यानी जो को पढ़ना है वो पहले से लोड किया हुआ रहेगा टैबलेट, और ऐसे टैबलेट को आपके सामने प्रस्तुत करवाया जाएगा, आपको दिया जाएगा, इशू किया जाएगा। अब आगे मैं जिस बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं वो है व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को। इस नीति में सबसे अहम मुद्दा है व्यावसायिक शिक्षा। यानी अक्सर मैं बार बार कह रहा हूं कि 6वीं कक्षा से ही व्यवसाय की तरफ हमारी दृष्टि पहुंचनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी पहले ये होता था कि कॉमर्स 10वीं और 12वीं के बाद ही, यानी 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में ही कॉमर्स होता था। अब ऐसा नहीं होता।
क्योंकि उस समय जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो 19 से 25 के बीच केवल 5% छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। यानी उस 5% ज्यादा नहीं है, क्योंकि सरकार का यह अनुमान है कि 2025 तक 4% हासिल किया जा सकता है। लेकिन के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली को छठी कक्षा से लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया में रखना, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा न होने के कारण आप अक्सर देखते होंगे कि स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़ाई करने के पश्चात आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण करने के पश्चात उनका जीवन अंधकार में ऐसा लगता है कि आगे क्या करना है, आगे कोई दिशा ही निर्देश नहीं है, आगे कुछ पता ही नहीं है, जीवन का संचालन किस व्यवसाय से किया जाए। फिर ठोकर खाते हैं, इधर से ठोकर खाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, फिर कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं, कभी ट्यूशन पढ़ाते हैं और बहुत सारे इस तरीके के काम करते करते एक कोई रास्ता चुनकर बस अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस व्यवसाय को आप छठी कक्षा से आरंभ करेंगे, जिस व्यवसाय में आपकी रुचि बनेगी, उस व्यवसाय में गहरी पैठ होगी, उसके विशेषज्ञ आप माने जाएंगे, उस विशेषज्ञता की बात की जाएगी। अक्सर क्या है, अमेरिका में लगभग 92% लोग व्यवसाय से संबंधित शिक्षा ग्रहण करते हैं, जर्मनी में 75%, कोरिया में 96%, लेकिन भारत में केवल 5%। यानी व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि अंधकारमय जो सोच है उसको हटाया जा सके। मुझे अक्सर याद आता है कि अभी मैं पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उस रिपोर्ट में मुझे मिला कि फरवरी 2019 में भारत में बेरोजगारी का जो दर था वो 7.78 था, जबकि अमेरिका में 4%, जापान में 2.29, कोरिया में 4.8। लेकिन कोरोना काल के बाद आप देखेंगे, कोरोना काल की महामारी के बाद अप्रैल 2020 में अमेरिका की बेरोजगारी 14.70 हो गई। और हमें भारत एक गरीब देश माना जाता है, गरीब देश कहते हैं भारत को, अंतरराष्ट्रीय मंच पर लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन भारत का जो प्रतिशत है वो 8.35 है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के पास अमूल संसाधन भरे हुए हैं, उसका प्रयोग विधि तरीके हमें ध्यान में रखने होंगे, सिस्टमेटिक तरीके से किस तरीके से उन संसाधनों का प्रयोग किया जाए, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास संसाधन है, हम 6 महीने तक बिना किसी सहायता के, वैश्विक सहायता से हम अपना जीवन यापन से चला सकते हैं, इतनी क्षमता है हमारे पास, क्योंकि मानव संसाधन का सबसे बड़ा शक्ति भारत पे है। भारत का मानव संसाधन विश्व का श्रेष्ठ संसाधन है, उसका उपयोग प्रयोग भारतीय प्राकृतिक संसाधनों, जैविक संसाधनों में किस रूप में करना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, यह शिक्षण पद्धति के माध्यम से होना बहुत जरूरी है। आज जिस स्थिति में कोरोना काल में अमेरिका में 14.7% लोग बेरोजगार देखने को मिल रहा है, वही भारत में कम केवल 8.35 है, जबकि भारत स्वावलंबी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं। तो हम किस रूप में डेवलपिंग कंट्री के रूप में हम डेवलप कब कहलाएंगे? डेवलप तब कहलाएंगे जब हम अपनी शिक्षण पद्धति को बदलाव करेंगे, अपने साधनों का सही उपयोग करेंगे, प्राकृतिक और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग में लाया जाएगा, वैश्विक बाजार के रूप में, वैश्विक स्थिति। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने केवल अपने आप को बाजार बनाकर रखा है, यानी केवल खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे और त्योहार मनाएंगे। नहीं, इस त्योहार में प्रयोग किए जाने वाले हर वस्तु का निर्माण करेंगे। इस त्योहार में जो सैद्धांतिकी पक्ष है उसकी ओर ध्यान जाना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। दिवाली है, दशहरा है, अन्य वैश्विक पटल पर हमारा बाजार पूरे विश्व में फैला हुआ है, यानी सब लोग अपनी कंपनी को लाते हैं, यहाँ से सामान बेचकर और पैसा इकट्ठा करके विदेश लेकर चले जाते हैं। लेकिन हम
चुप बैठे नहीं, अब ये चुप्पी तोड़नी होगी, इस चुप्पी को तोड़ना होगा। इस शिक्षा नीति के माध्यम से इसकी परिकल्पना की गई, मुझे ऐसा लगता है। इसके साथ 4.4 में भी कहा गया है कि बच्चों की रुचि और विषय से संबंधित क्लब सर्कल, इसके तहत जो मैं बात बता रहा हूं कि बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाएं, किन रूपों में रुचि बढ़ाएं, ताकि जो हमारे तीज त्योहार है, हमारे जो पारिवारिक है, हमारी संरचनाएं हैं, उन सबको सुरक्षा प्रदान करें। इसके लिए रुचि का होना बहुत जरूरी है। जब तक रुचि नहीं बनेगी तब तक बच्चा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए साइंस सर्कल, म्यूजिक सर्कल, चेस सर्कल, पोएट्री सर्कल, लैंग्वेज सर्कल, ड्रामा सर्कल, डिबेट सर्कल, ना जाने आदि अनेक सर्कल बनाए जाने की घोषणा है कि बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही 4.27 में भी कहा गया है कि भारत का ज्ञान आधुनिक भारत के संदर्भ में होना चाहिए। भविष्य का निर्माण की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे पास जड़ी बूटियों का अथाह भंडार है, उसकी ओर खोज होना चाहिए। आने वाले समय में जिस खतरे की ओर मैं संकेत कर रहा हूं वो है जैविक खतरे। उस जैविक खतरे की से निपटने के लिए उपाय भी हमारे को ढूंढने होंगे और उसकी ओर रिसर्च करना होगा, चाहे वो औषधि प्रथाओं है, दर्शन है, गणित है, खगोल है, विज्ञान है, वास्तुकला है, चिकित्सा है, कृषि है, राज्य व्यवस्था है, वन प्रबंधन है, जैविक खेती है, आदि विषयों से संबंधित बच्चों की रुचि बननी होगी। तो वो कब बनेगी? जब हम आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे, किसानों से मिलेंगे, खेत में जाएंगे, कीचड़ों के साथ हम अपने शरीर पे उस कीचड़ का लेप लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि किसानों की मेहनत किस रूप में होती है। हम जो अन्न खा रहे हैं वो किसान कितनी मेहनत से, मशक्कत के साथ खेती करता है और वो हमारे को अन्न उपजा कर देता है। इसका आभास होना चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए। और इस तरीके की संरचनाओं को एनसीईआरटी डिजाइन करता है, जो पाठ्यक्रम में भी मौजूद होना चाहिए। इसलिए पूरा का पूरा पाठ्यक्रम अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम, जैसे हम NCFSG 2020 के आधार पर तैयार किया। कई तरीके के आनंदमयी कोर्स भी करवाए जाएंगे। आनंदमयी कोर्स में क्या होगा? जैसे लकड़ी का काम करवाना, बिजली का काम करवाना, धातु का काम करवाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। मैं तो एयरपोर्ट जाता हूँ तो एयरपोर्ट में देखता हूँ कि बड़े बड़े धातुओं के कुंडल और आभूषण बनाए हुए और बहुत महंगे, लगभग 15,000, 10,000, 8,000। और ये कलाकृति आई कहाँ से? ये कलाकृति हमारे अंदर से आनी चाहिए और विदेशों में इससे भी ज्यादा अधिक दाम में बेचे जा सकते। तो ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है, बल्कि हमारी सोच की ये कार्य छोटा है, ये कार्य बड़ा है। लेकिन जब विदेश में जाते तो ये कार्य बड़ा छोटा हो जाता है। बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो एक साल में उन्हें 20 लाख रुपया खर्च होता है, एक साल में। और हर अभिभावक की इतनी क्षमता नहीं होती कि 4 साल की डिग्री कोर्स में उसे 40 लाख रुपया या 80 लाख रुपया प्रदान कर सके। तो छात्र क्या करता है? पहले साल तो एडमिट ले लेता है, उसके बाद वो छात्र डिलीवरी का काम करता है, किसी होटल काम करता है, किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, किसी कार्य का काम कर लेता है, ड्राइविंग करता है। और ऐसे कार्य को करने के बाद वह अपनी शिक्षा जो से संबंधित जो गति है उसकी पूरा तैयार। यानी कहने का मतलब कि वहां अगर हम इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन भारत में ये तीसरी दुनिया वाली सोच तो हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के रूप में होता है 11वीं 12वीं में ही व्यावसायिक शिक्षा, उसके बाद पहले सैद्धांतिकी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब नहीं, अब 6ठी से ही आरंभ हो जाएंगे। यानी व्यावसायिक शिक्षा को भी तवज्जो दिया गया है। यानी व्यावसायिक शिक्षा अब सीधे सीधे उच्चतर शिक्षा के साथ मेन स्ट्रीम में आने शुरू हो गए। मेन स्ट्रीम यानी चरणबद्ध तरीके से विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा
को मुख्य धारा के रूप में एकीकृत किया जाएगा। यानी हर बच्चे के पास कम से कम एक व्यवसाय से जुड़ने का मौका दिया होना चाहिए। यानी एक व्यवसाय से वह जुड़ना ही है, चाहे वह भारतीय कलाओं से संबंधित हो, कारीगरी से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो। और इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग इसका सहयोग प्रदान करेंगे। ये बात कही गई। यानी कहने का मतलब है सॉफ्ट स्किल का कोर्स करवाया जाएगा, सॉफ्ट स्किल का कोर्स करवाया जाएगा। ठीक इसी तरीके से हब स्पोकन मॉडल का कोर्स के लिए प्रयोगशाला तैयार किए जाएंगे, प्रयोगशाला को तैयार। इसी तरीके से नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन तैयार, और प्रत्येक व्यवसाय को रोजगार के साथ जोड़ना इस शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। अब इस व्यावसायिक शिक्षा नीति के साथ साथ अब इसे हमें खेल परक, कला परक किस तरीके से बनाया। मुझे याद आता है कि बहुत बार दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले 2012 में ही की बात मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्ध्वनि होता था। अंतर्ध्वनि, क्योंकि 72 कॉलेज है तो 72 कॉलेज में जितने भी छात्र होते थे, जितने भी शिक्षक होते थे, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी होता था। और हर विद्यालय, हर महाविद्यालय और हर कॉलेज अपने अपने तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करते थे, चाहे वो रिसर्च के माध्यम से हो, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे कलाकृति के माध्यम से हो, चाहे आभूषणों के माध्यम से हो, चाहे खान पान के माध्यम से हो। और ये प्रतियोगिताएं होती थी, यानी हर कोई एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करके नॉर्थ ईस्ट में कौन सा फूड सबसे फेमस है, दक्षिण भारत में केरल में कौन सा फूड सबसे फेमस है, पंजाब में कौन सा फूड सबसे फेमस है। यानी भोजन, कला, संस्कृति, वेशभूषा, ये सारी चीजें, नक्काशी, इन सब चीजों का एक मिला जुला रूप हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इस तरीके का एक आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि पूरा विश्व या पूरा भारत एक साथ एक मंच पर खड़े होकर एक ध्वनि में पूरे भारत की संकल्पनाओं को उजागर कर सके, पूरे भारत की संस्कृति को उजागर कर सके, पूरे भारतीय समाज को उजागर किया जा सके। साथ ही साथ उसमें उस समय ये भी था कि नक्काशी, अंतरिक्षीय परियोजनाएं जो है उनको भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरिक्षीय स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर भी हमारे को सोचना बहुत जरूरी है। तो उससे भी संबंधित परियोजनाएं उस समय तैयार किए जाते हैं, और ये बहुत लाभकारी रहा है। मैं उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो मैंने देखा कि ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। बच्चों के अंदर एक नया जुनून, नई चीजें, नए इनोवेटिव आइडिया, और इसी के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनोवेटिव सेंटर का उद्घाटन भी किया। यानी बच्चे इनोवेटिव आइडियाज को कैसे क्रियान्वयन देंगे। हर बच्चे के पास इनोवेटिव आइडियाज है, उसे मौका नहीं मिलता, हमें मौका देना है, और इस शिक्षा नीति में उस मौके को सबसे ज्यादा दिए गए, इसलिए छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना परिसर खोलने की अनुमति दिया। इससे छात्रों को क्या लाभ? अब छात्र 80 लाख रुपया खर्च करके जाते हैं डिग्री हासिल करने के लिए विदेशों में। अब वो अगर विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर ही भारत में मौजूद हो तो उसे 80 लाख की खर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी भारत में रहकर विदेशी अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर वह पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद वह डिग्री हासिल कर सकता है, और बड़ी आसानी से वह डिग्री ग्रहण कर पाएगा, विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान, प्रयोग और प्रविधि से अवगत होगा, अंतरराष्ट्रीय नियामक के अनुसार उसके स्नातक की पढ़ाई होगी,
जो पहले 1 साल बर्बाद करना होता था, 1 साल अतिरिक्त पढ़ाई करना होता था, अब ऐसा नहीं है। 4 साल की डिग्री हमारे पास भी है और 4 साल की डिग्री वैश्विक स्तर के पैमाने के स्तर पर भी है। यानी कहने का मतलब है कि अब हमारे पास हमारे को किसी तरीके से 1 साल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं विद्यालयों और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की आंतरिक परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में क्या बदलाव हुआ, उससे छात्रों को कैसे लाभ? विद्यालय हो, विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, इसमें जो मूल्यांकन होगा वह आंतरिक परीक्षा के साथ साथ रचनात्मक प्रक्रिया होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा बाहर जो इंसेंटिव पर कार्य कर रहा है, कलाकृतियों को सीख रहा है, उसे भी ध्यान में दिया 360 डिग्री प्रगति कार्ड को बहुआयामी माना गया मूल्यांकन है, यानी जिसमें छात्र होंगे, अभिभावक होंगे, शिक्षक होंगे। छात्र स्वतः मूल्यांकित करेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा आप कितना नंबर देते हो छात्र को, उसे मूल्यांकित किया जाएगा। उसके साथ रहने वाला उसका सहपाठी, उसे मूल्यांकित करने के लिए कहा जाएगा वो कितना देगा, और फिर उसके बाद शिक्षक। और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन प्रदर्शन आदि को भी सम्मिलित किया जाएगा। और उसके बाद अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक होगी, जिसमें छात्र का समूह के छात्र समूह में कैसा कार्य करता है, उसका रोल प्ले क्या है, उसका पोर्टफोलियो पर विचार किया जाएगा। ये सारी चीजें। साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। ये 2 बार परीक्षाएं इसलिए क्योंकि जोखिम को खत्म करने के लिए। बच्चे अक्सर एक बार परीक्षा देने के बाद असफल हो जाने पर बहुत ही हताश हो जाते हैं, तो उसे एक मौका और मिलेगा। तो 2 परीक्षाएं साल में ली जाएंगी। परीक्षाओं को दबाव को कम करने के लिए स्पेशली किया गया है, और इसमें वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड जैसी प्रणाली विकसित की जाएगी। आंकलन के तरीके होंगे कक्षा के स्तर पर और उच्च स्तर पर। ग्रेड 10, 12, 3, 5 और 8 में भी स्कूल की परीक्षाएं होंगी। बाकी नॉर्मल तरीके से चलेगा। छात्रों के परिणाम को बिना छात्रों के जो परिणाम है, छात्रों के नाम को लिए बगैर ही सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रक्रिया चालू है। कहने का मतलब ये क्या बच्चे को मालूम होगा कि मेरा अंक ये है, लेकिन और किसी को नहीं पता होगा। अक्सर ये होता था कि बच्चे पहले क्या करते थे कि इस अंकों को सबके सामने डिस्प्ले कर जाने पर वो अपने को हताशा महसूस करता है, अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है, अपने आप को सहूलियत महसूस नहीं करता है दोस्तों के बीच भीड़ में, तो वो गलत राह भी अपना लेता है। इस तरीके के बहुत सारे सुसाइड्स और इस तरीके का रिजल्ट को फाड़ देना, रिजल्ट में परिवर्तित कर देना, अपने अभिभावकों से पेरेंट्स से झूठ बोलना, इस तरीके की प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। इसलिए छात्रों को का परिणाम जो है बिना विद्यार्थियों का नाम लिए ही सार्वजनिक किया जाएगा। और मुझे लगता है कि 3 इडियट में भी इस तरीके का था कि जब आमिर खान ने पूछा अपने शिक्षक से कि सर ऐसा नहीं हो सकता ये ग्रेडिंग सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए, तो इतनी प्रवृत्ति तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्रता है कि किस रूप में छात्रों को स्वावलंबी बनाया जाए, किस तरीके से छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्योंकि आत्मनिर्भर तभी होंगे जब सार्वजनिक तरीके से उसे खोल कर नहीं रख दिया जाए उसके परिणाम को। तो सार्वजनिक तरीके से नहीं खुलना चाहिए, उसके नाम को कोडिंग एंड डिकोडिंग के माध्यम से रखा जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी, मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ली जाएगी, और ये केवल नेशनल NTA द्वारा जो ली गई परीक्षा है वो दाखिला वो पूरे भारत में सारे विश्वविद्यालय के लिए मान्य होंगे।
और यह परीक्षा एक सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा और एक विषय से संबंधित पेपर होगा। इसमें किसी विशेष तरीके का ऐसा नहीं है, और वो जो पेपर होगा वो विषय से संबंधित होगा, तो वो उसकी रुचि के अनुरूप होगा। और दूसरी चीज़ ये भी मुझे याद आता है कि आजकल चूँकि लिखित परीक्षा होना बहुत ज़रूरी है और क्रियान्वयन का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने पर एक असुविधा एक इस तरीके की हो जाती है कि वस्तु निष्ठ में बच्चे रटंत विद्या को महत्व देने लगते हैं और केवल जो यूजीसी के नेट के एग्जाम में मैं अक्सर सोचता हूँ कि पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें वस्तुनिष्ठ के साथ साथ लिखित परीक्षाएं भी होती थी, तो छात्रों का जो एनालिटिकल पावर है, एनालिटिकल चिंतन है, उस पर भी हम सोच विचार करते थे। लेकिन पीछे कुछ सुनने को आया था कि वैचारिक मतभेद होने के कारण उसमें कई सारी गलतियां देखने को मिली। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वस्तुनिष्ठ के साथ साथ लिखित परीक्षाओं का होना बहुत जरूरी है, ताकि छात्र के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कितना चिंतन है, कितनी सोच है, कितने विचार है और अनुसंधान से संबंधित कितना ब्रॉड सोच सकता है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वस्तुनिष्ठ हो तो उसमें केवल टिक मार्क होता है, हम उससे एनालिटिकल पावर को नहीं समझ सकते। तो हमें छात्रों के एनालिटिकल पावर को भी समझना है। तो ये परीक्षा सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे, लेकिन विषय से संबंधित भी एक पेपर होगा। मुझे लगता है कि इसमें लिखित रूप का भी होना बहुत जरूरी है। यह साल में 2 बार होगा। बेहतर स्कोर के आधार पर दाखिला ले सकता है किसी, मान लीजिए अगर किसी बार वो नंबर अच्छा प्राप्त नहीं कर पाता तो वो दूसरे बार अच्छे अंक को प्राप्त करके फिर से दाखिला ले सकता है। ऐसा नहीं होता कि उसका पूरा साल निकल जाए। सरकार द्वारा मानक निर्धारक निकाय हैं, जैसे मूल्यांकन केंद्र परख, स्टेट अचीवमेंट सर्वे है और नेशनल अचीवमेंट सेंटर है। इस तरीके से प्रवेश परीक्षा के लिए विषय का चयन स्वतः कर सकते हैं। उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। बच्चा स्वतः इतना निर्धारित कर सकता है कि मुझे किस विषय को लेकर पढ़ना है। स्नातक उत्तर के प्रवेश परीक्षा और फेलोशिप एनटीए द्वारा तय किया जाएगा, जो 4.41 में लिखा गया है। अब बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं उसके बारे में। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात कही गई है, एनओएस की बात कही गई है। तो दूसरी ओर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग का भी स्टेटस रखा गया है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल जैसे नए संस्थानों की स्थापनाएं की जाएंगी, जो भारतीय और क्षेत्रीय आधार पर होगा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जो 3.5 में कहा गया है। एक बच्चे के साथ एक ट्यूटिंग होगा। साक्षर शिक्षक मतलब साथी शिक्षण अधिकारी भी होगा। अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बहुत बार एलुमनाई से भी बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाएगा कि उनके अपने अनुभवों को बच्चों के साथ शेयर करें। प्रौढ़ शिक्षा का सहयोग करना बहुत जरूरी है और इस काम में एनसीईआरटी छात्रों को कम कीमत में अधिक गुणवत्ता वाले पुस्तकों को भी उपलब्ध करवाने की सुविधाएं दी गई है और सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और सभी उनको सॉफ्ट कॉपी और डाउनलोड करने की सुविधाएं होंगी। बाल भवन का निर्माण की योजना है, जो 7.1 में दिया गया है और जिसमें सप्ताह के अंत में कला, खेल, कैरियर से संबंधित गतिविधियों पर भागीदारी करेंगे। विकलांगों को शिक्षा देने के लिए 1986 में जो शिक्षा नीति में यह प्रावधान रखा है कि समाज के से कदम मिलाकर चले, उसे पूरी तरीके से रखा गया है। इसके लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण और ऐच्छिक प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो सराहनीय है। और अब बात मैं करता हूँ बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। क्योंकि भाषा कैसी होगी, क्योंकि पहले मैंने बताया कि फाउंडेशन कोर्स से लेकर लगभग 8वीं कक्षा तक ये मान्यता दी गई है कि
क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषा और संचल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस भाषा में जन्म लेता है उसी भाषा को सीखता है और उसी में बहुत ही आराम से किसी वस्तु को, पदार्थ को, स्थितियों को समझने में उसकी सुविधा होती है। तो मातृभाषा का होना बहुत जरूरी है। तो मातृभाषा को रखा गया है 5 से 8 तक। ज्ञान विज्ञान से संबंधित उच्चतर गुणवत्ता वाले पुस्तक भी मातृभाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे, ऐसा भी प्रावधान रखा गया है। बोलने वाली भाषा जो शिक्षण की भाषा समान होनी चाहिए, अन्यथा बीच में बाधा शिक्षण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बच्चा रटना शुरू कर देता है, विषय से दूर भागना शुरू कर देता है, विषय में बात करने से कतराता है और या तो उत्तीर्ण नहीं कर पाता। तो भाषा बहुत बार जिस तरीके से हमारे अभिव्यक्ति का साधन है उसी तरीके से वो सर एक 5 मिनट में समाप्त कीजिए, चर्चा के लिए टाइम देंगे सर। हाँ जी जी जी। तो जिस तरीके से भाषा हमारे लिए साधक है उसी तरीके से कभी कभार बाधक भी हो जाता है, क्योंकि भाषा चयन हम ऐसा गलत कर लेते हैं जिससे ना तो विषय की जानकारी पाती है, विषय की गहराई पे नहीं पहुंच पाते और वो उसे आत्मसात नहीं कर पाते। और इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए द लैंग्वेज ऑफ इंडिया में भाग लेने का भी प्रावधान रखा गया है। और ये ग्रेड 6 से लेकर 8वीं तक, और उसके बाद त्रिभाषा सूत्र का भी प्रावधान है, जिसमें एक भाषा जो आप विदेशी भाषा ले सकते हैं, बाकी 2 जो भाषाएं होंगी वो भारतीय भाषाएं होंगी। और उसके बाद अगर विदेशी भाषा में आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो आगे की पढ़ाई 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। तो वो 4.9 में इस बात की सूचनाएं दी गई है। तो चूंकि बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, अब मैं जितना हो सकता था मैंने अपने तरीके से आप लोगों के सामने रखा। और चूंकि बहुत विस्तार में नई शिक्षा नीति है और इसे पूरा करने के लिए और 2 घंटे लग सकते हैं, तो पूरे महाविद्यालय की ओर से और जो मुझे और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, प्राचार्य की ओर से, जो आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, मुझे बोलने का समय दिया, सबको तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपना यही वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। डॉक्टर राम बिंद्राय जी सर। नई शिक्षा नीति ये तो बड़ा सागर है, उन्होंने विस्तार से सागर को घाघर में भरने का बहुत बढ़िया कोशिश किया है। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि उन्होंने विषय के अनुसार छात्रों को जो लाभ होगा, भारत की सुरक्षा और भारत को प्रगति के क्षेत्र में ले जाने के लिए छात्र क्या करना चाहिए, एक श्रेष्ठ गुरुवर्य बनकर उन्होंने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया है। सर जी, आपको हम बीएलडी महाविद्यालय के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर जी। और प्रतिभागियों से विनती है कि आपके मन में नई शिक्षा नीति से छात्रों को लाभ, इस विषय को लेकर कोई मन में संदेह है या चर्चा करना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। बड़ोदरी जी। हाँ जी सर। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो राख से बारूद बनकर निकले उसे डॉक्टर रे कहते हैं। धन्यवाद सर। चढ़ से बोलने वाले को देसाई सर कहते हैं। डॉक्टर रे जी, आपने आज जो व्याख्यान दिया है, मुझे लगता है कि बहुत सी संशयों का समाधान आपने किया है। मुझे तो इस एनईपी को लेकर के बहुत सी दुविधाएं थी, लेकिन जिस विस्तार के साथ चाहे गोदान और आर्थिक स्थिति से जोड़ करके देखने की बात हो, या आपने 3 इडियट्स की बात की, या डिप्लोमा डिग्री या डिग्री विद रिसर्च की बात की, या अंत में भाषा तक जो आपने एक श्रृंखला हमारे सामने प्रस्तुत की है, काबिले तारीफ है।
बहुत ही अद्भुत प्रस्तुतिकरण था। मैं समझता हूं कि सभी के सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। मैं भी अपनी अपनी ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे श्रोत वक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। ये तो जैसे मैंने कहा, ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे 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 ये अपना कोरोना काल समाप्त होगा, हम आपको ऑफलाइन बुलाएंगे। डॉक्टर सूर्यवंशी जी का बहुत बड़ा कॉलेज है, उनका तो समंदर है, हम तो छोटे मोटे मछली हैं। लेकिन डॉक्टर सूर्यवंशी जी ने ये जो स्तुत्य कार्य किया है, मैं सूर्यवंशी जी का और पूरे बीएलडी के परिवार का और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सिद्धू देसाई जी के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम करना असंभव था। इसीलिए गुरुमित्र सिद्धू देसाई जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सर जी का परिचय करवा दिया और एक महान कार्य के लिए आपका सहयोग बहुत मिला है। मित्र देसाई जी, आपको बहुत धन्यवाद। और प्रतिभाग विनोद रे जी सर तो बहुत ही बड़े वक्ता हैं, उनको अभी समय देना चाहिए था, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति 30 तक चलने वाली है, यानी कि 30 तक इसे जारी में लाना है। सर जी ने प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों को किस तरह लाभान्वित होना चाहिए उस पर बड़ा जोर दे के बताया है। इसीलिए उनका कितनी बार धन्यवाद अभिवादन करेंगे वो कम ही होगा। फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्रतिभागी अपना जो प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, वरना हम समाप्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं। किसी से सवाल है? सर जी किससे पूछना चाहते हैं? मुझे लगता है उन्होंने प्राथमिक कक्षा के बच्चों को समझाने के जैसे हर पहलू पर उन्होंने जोर देते हुए समझाया है, इसीलिए किसी की कोई मन में शंका नहीं है। इस ऐसे समझते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आज के समारोह सूर्यवंशी जी, हाँ बोलिए सर जी। राम विनोद रे जी के लिए हाँ सर, चैट बॉक्स में जो मैसेज आए हैं वही काफी है। काफी है सर, मैं देख लिया हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना सर। सर जी तो पूरा भरा हुआ घाघर है, उनका ज्ञान Yes, का yes, कोई yes. प्रश्न कर नहीं सकते हैं सर जी। और उन्होंने जो चाहिए वही दिया है, ये बढ़िया बात है। बहुत सारे लोग नई शिक्षा नीति के बारे में बोलते हैं, छात्रों के लाभ के बारे में नहीं। हमने जो विषय लिया था छात्रों को लाभ, क्योंकि अध्यापक भी एक छात्र है, सुनते सुनते वो भी लाभान्वित हो जाएगा। सो इसीलिए सर जी ने बहुत सुंदर ढंग से विषय का प्रस्ताव किया है। सो अब मैं हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य महोदय, आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर आरसी सेठ जी से निवेदन करता हूं कि अध्यक्षीय समारोह में 2 बातें बोलिए। चाहे तो आप कन्नड़ या अंग्रेजी में बोल सकते हैं, क्योंकि सर जी को हिंदी नहीं आता है, इसीलिए कृपया आप किसी भी एक भारतीय भाषा को चुनकर सर आप बोल सकते हैं। आइए सर। नमस्ते। नमस्ते, सभी को प्रणाम। रिस्पेक्टेड लगड़ी सर और today's webinar speaker Dr. Vinod Ram Vinod Rai sir. Increase the sound, please. Hello. Increase the sound. Volume increase कीजिए. Today's webinar speaker Dr. Ram Vinod Rai sir. Our college Hindi department has organized a webinar on national educational policy. So on this topic, Dr. Ram Vinod Rai has rightly presented
all the views of national educational policy in detail. The national educational policy will be surely lead India to new aspire future. I also congratulate our department, Hindi department head, Dr. Suryavanshi sir, as well as I also thanks sir, IQAC coordinator, Sri S.B. Kamti sir, for organizing such a webinar. Thank you, sir. थैंक यू। हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य महोदय प्रोफेसर आरसी सेठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम अब क्या अंतिम पड़ाव में हैं। मेरे गुरु भाई डॉक्टर मल्लिकार्जुन जीएम जी धन्यवाद बात देने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर जीएम मल्लिकार्जुन जी। नमस्कार। इस वेबिनार समारोह यशस्वी के साथ संपन्न होने के लिए कारणीभूत सभी वीक्षकों को धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही साथ सर्वप्रथम बीएलडी संस्था के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर एमपी पाटिल जी को भी मैं अभिनंदन देता हूं। वैसे ही संस्था के प्रशासन अधिकारी डॉक्टर आरवी कुलकर्णी जी, प्रोफेसर एस लगली जी और डॉक्टर केजी पुजारी जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं। वैसे ही आज के वेबिनार के प्रमुख वक्ता शिक्षण तज्ञ श्रद्धेय डॉक्टर राम विनोद रेस जी को भी मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं। वैसे ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर BI करलट जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और इस वेबिनार के संचालक प्रोफेसर MC कारबारी जी को और IQAC के संयोजक प्रोफेसर SB कमती जी को और प्रोफेसर RC सेठ जी को, डॉक्टर SS देसाई जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं। अंतिम में प्रोफेसर प्रवीण तिलवली जी और हिंदी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर AV सूर्यवंशी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और वैसे ही अंतिम में इस जो वेबिनार यशस्वी के साथ संपन्न होने के लिए कारणीभूत सभी जो शिक्षक प्रेमियों को और शिक्षण प्रेमियों को अभिनंदन अर्पण करता हूं। और अंतिम में इस जो वेबिनार समारोह इस जो अभिनंदन के साथ भी समाप्त होता है और आप सब लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में आपके जो व्हाट्सएप को यानी कि NEP के व्हाट्सएप को फीडबैक भेज दिया जाएगा। फीडबैक भरते ही आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे। हर रोज 100 प्रमाण पत्र मिलने का प्रावधान है। 450 लोग प्रतिभागी हैं, इसीलिए कृपया आप क्या हैं फीडबैक भर के अपना जो प्रमाण पत्र लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं और एक बार मेरे गुरु भाई SS देसाई जी को और आज के प्रवक्ता डॉक्टर राम विनोद राय जी को और हमारे सभी सहयोगी मित्रों को और महाविद्यालय के सभी गुरुजनों को एक बार फिर अभिनंदन करते हुए आज के जो वेबिनार का समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्यवंशी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर।
सर देसाई साहब धन्यवाद, सर सूर्यवंशी सर धन्यवाद, सबको धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, फिर मिलेंगे। हाँ फिर मिलेंगे सर, ओके। सर धन्यवाद। देता है सावंके जी, आप कब कर रहे हैं? सावंके, डॉक्टर सावंके। दयानंद सावंके। अरे यार, कहाँ गायब हो गए? सर